गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सभी। आज हम आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा जिसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड 3 टाइप के सेल से मिलकर बनता है, जिसमें फर्स्ट है आपका आरबीसी, सेकंड है आपका डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड है आपका प्लेटलेट्स। इनके कौन कौन से वर्क होते हैं ये आपने पढ़ लिया। देन उसके बाद हमने ब्लड वेसल के बारे में पढ़ा था कि ब्लड वेसल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका आर्टरी एंड सेकंड होता है आपका वेन्स। इनके कौन कौन से वर्क होते हैं ये भी हमने समझ लिया था पार्ट 1 में ही। और पार्ट 1 की शुरुआत में मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, इसका नाम था ऑटो, याद है। और आप में से किस किस को समझ में आया है कि वो ऑटो किस चीज को इंडिकेट करता है, किस किस को आया। यानी कि बहुत से बच्चों को आ गया, मगर यहाँ पर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया, वो अभी भी उलझन में पड़े हुए हैं बेचारे कि भैया ये ऑटो क्या था, ऑटो किससे इंडिकेट करता है, ऑटो तो ऑटो ही होता है। ठीक है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि आप एक जगह ऑटो रखो और एक जगह ब्लड रखो। ऑटो इज लाइक अ ब्लड। क्यों? जब मैंने आपको ऑटो दिखाया था तो मैंने इससे 3 क्वेश्चन पूछे थे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम ऑटो था और इसका नाम ब्लड है। और सेकंड क्वेश्चन था कि ये किस पे चलता है, तो ऑटो हमारा रोड पे चलता है और जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल पे फ्लो करता है। ठीक है, और जो थर्ड क्वेश्चन था वो था कि ऑटो किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसका आंसर था कि ऑटो पैसेंजर्स को या फिर सामान को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो हमारा ब्लड है वो हमारी होल बॉडी में ऑक्सीजन को, फूड को एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो समझ में आया कि किस तरीके से हमारा एक ऑटो ब्लड की जैसे काम करता है। ओके, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या होता है, दिल क्या होता है, ये किस जगह लोकेट है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट बीट के बारे में कि हार्ट बीट क्या है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी का या फिर एनिमल बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। ओके, उसके बाद हम प्लांट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका हार्ट है। व्हाट इज हार्ट, इसको पढ़ने वाले हैं। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली, एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। जो हार्ट है वो एक ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है, एक पंप की तरह। ठीक है, जो ये पंप चल रहा है, ये जो बीट चल रही है, ये हमारा क्या है, ये हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ओके, और उसके अंदर और क्या होता है, विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट। और ब्लड के अंदर और भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचते हैं। ओके, उसके बाद इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर अ ईयर विदाउट स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। समझ लो जो आपके घर में पंप लगा होगा जिससे आप पानी निकालते हो, वो पूरे साल तक लगातार चलता रहे, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? तो ऑब्वियसली नो, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप लगातार चलाते रहेंगे तो पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपकी जो मोटर है वो फूक जाएगी, खराब हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी इतनी तो होती नहीं है कि हम वेस्ट करते रहें, तो ये इम्पॉसिबल है। और जो पंप होता है वो एक मशीन है जो कि कुछ ही दिनों में खराब हो सकती है। ओके, मगर क्या है यहाँ पर, येट आर हार्ट, मगर जो हमारा हार्ट है वर्क लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। वो पंप की तरह नॉन स्टॉप काम करता रहता है, मगर वो कभी खराब नहीं होता। ठीक है, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। चलो अब हार्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left। जो हमारा हार्ट है वो चेस्ट कैविटी में लोकेट होता है और वो कुछ लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, इस तरीके से। हल्का सा समझ लो ये आपका हार्ट है और ये इस तरीके से टिल्ट है, इस तरीके से लेफ्ट की तरफ। ओके, फिगर 7.1 में आपको दिखा भी रखा होगा। 7.1 ऊपर थी, ये दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट की तरफ हल्का सा टिल्ट हो रखा है, इस तरीके से मैं बता रहा था आपको। ओके, देन उसके बाद होल्ड योर फिंगर इनवर्ट्स ऑन योर पाम, दैट मेक्स योर फिस्ट। आपको अपनी फिंगर को अपने पाम में होल्ड करना है और एक फिस्ट बनाना है, कुछ इस तरीके से। ओके, बन गया। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। और जो आपका हार्ट का साइज होता है वो आपका
एक फिस्ट के बराबर होगा। जितनी जितनी बड़ी आपकी फिस्ट है उसी के आसपास का आपका हार्ट का साइज होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या हो अगर हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्स हो जाए। हो सकता है, हो सकता है ना कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। टू अवॉइड दिस हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ऐसा ना हो इसके लिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स बनाए गए होते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, फर्स्ट चैम्बर आपका ये वाला है, सेकंड चैम्बर आपका ये वाला है, थर्ड चैम्बर आपका ये वाला है, एंड फोर्थ चैम्बर आपका ये वाला है। अभी हम इसको डीपली पढ़ेंगे। ओके, The two upper chambers are called the arteria and singular atrium। यानी कि इस हार्ट में जो अपर चैम्बर्स है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसको हम आर्ट्रियम बोलते हैं। और इन दोनों को अगर हम एक साथ बोलेंगे तो इसे बोलेंगे आर्ट्रिया। यानी कि इसका जो सिंगुलर है उसको हम आर्ट्रियम बोलेंगे, अगर दोनों को एक साथ बोलेंगे तो उसे आर्ट्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो जो ये हमारा आर्ट्रिया है, जो अपर 2 चैम्बर्स है वो हमारे आर्टरिया हैं, एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। और जो हमारे नीचे की तरफ जो 2 चैम्बर्स हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जो कि ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा। ओके, द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प टू अवॉइड of the blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। ओके, जो ये आपको बॉल दिख रही होगी, ये दिख रही है आप लोगों को, ये वाली बॉल दिख रही है, इसकी हेल्प से क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से मिक्स नहीं हो पाता, मिक्स नहीं हो पाता। ओके, To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 7.3। तो चलो अब जो हमारा हार्ट सर्कुलेशन सिस्टम फंक्शन करता है वो किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। फिगर 7.3, 7.3 ये फिगर तो हमने समझ ली थी पहले कि किस तरीके से हमारे जो लंग्स में ऑक्सीजन आता है, फिर वो ऑक्सीजन हमारे हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे कैपिलरीज में जाता है, उसके बाद वो कैपिलरीज छोटी छोटी बॉडी पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बनता है जिसको हम वेन से होते हुए हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में पहुंचकर हम बाहर निकाल देते हैं उसको। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो चलो हम एक बार जो हार्ट का फिगर है उससे पढ़ समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जो हमारे हार्ट में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है वो कौन सी वेन से आता है, वो आता है हमारा पल्मोनरी वेन से। किससे आता है, पल्मोनरी वेन से आता है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया था, जो हमारी हार्ट में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है वो किससे आता है, पल्मोनरी वेन से एंटर करता है हमारे हार्ट में। याद है ना आपको, एंटर करता है तो सबसे पहले जाता है लेफ्ट एंट्रियम में। किसमें आता है, लेफ्ट एंट्रियम में जाता है। देन उसके बाद जो इस तरीके से बने हुए हैं वेल्व्स, उसकी हेल्प से क्या होगा, वो नीचे ही जाएगा, इसके ऊपर वापस नहीं जा सकता, तो वो नीचे आता है। उसके बाद वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और यहाँ से होते हुए इस पाइप के थ्रू वो हमारे ऑर्टा से पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। उसके बाद वो कैपिलरीज में बढ़ता है, फिर वहां से CO2 रिच ब्लड हमारी हार्ट में दोबारा एंटर करता है। वो एंटर कहां से करता है, वो एंटर करता है वेना कावा से। किससे करता है, वेना कावा से करता है। ठीक है, यहाँ से हमारा अब जो था CO2 रिच ब्लड वो हमारी हार्ट में दोबारा आ गया, और ये एंटर करेगा सबसे पहले राइट एंट्रियम में। ठीक है, किसमें आया, राइट एंट्रियम में। देन उसके बाद ये चले जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में। किसमें आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और ये भी वेल्व्स की हेल्प से क्या होगा, ये सिर्फ नीचे ही आ सकता है, ये वापस नहीं आ सकता। जैसे ये नीचे आएगा और ये क्या हो जाएंगे, ये वेल्व्स बंद हो जाएंगे। ओके, तो एक बार जब यहाँ पर आ गया तो ये बाहर किससे निकलेंगे, ये निकलेंगे इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये हमारे लंग्स में पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया आपको, इस तरीके से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, देन इसके बाद हम पढ़ते हैं हार्ट बीट के बारे में।
आपने देखा होगा कि जो आपकी हार्ट बीट है, जो आपकी धड़कन है, वो लगातार चलती रहती है। अब ये हार्ट बीट होता है क्या है, पढ़ते हैं। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ मसल्स। जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं वो मसल से बने होते हैं। एंड दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। जो हमारे ये मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो रिलैक्स होते हैं। जो सारा कुछ काम होता है रिदमिकली, यानी कि एक अंदाज में होता है, एक ढंग में होता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। इस तरीके से एक रिदम बनती है। ओके, दिस रिदमिकल दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। और जो ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसी को हम बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है इसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट। ओके, रिमेंबर दैट द हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। ये तो आपको पता ही होगा, जो जो हमारी हार्ट बीट है वो हर एक मोमेंट पे चलती ही रहती है। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन अ लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। आप जब अपने हैंड को चेस्ट के लेफ्ट साइड में रखोगे तो आपको वो हार्ट बीट फील हो जाएगी। ठीक है, हो रही है, देखो करके अभी हो रही है ना, आपको होगी क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट होता है। ठीक है, द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। आप कभी बीमार हुए होगे तो आप डॉक्टर के पास गए होगे तो सबसे पहले उसने अपना स्टेथोस्कोप निकाल के आपकी हार्ट बीट चेक की होगी, की है ना। जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। वो कुछ ऐसा होता है, आपने पक्का देखा होगा। उसके बाद a doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heartbeat। जो डॉक्टर होते हैं वो स्टेथोस्कोप का यूज क्यों करते हैं? ताकि जो हमारी हार्ट बीट है उसका साउंड उनको क्लियरली सुनाई दे और वो पता लगा सके कि आपकी हार्ट बीट तेज है या फिर बहुत धीरे है। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो उनको उससे पता लग जाती है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस दैट carries a sensitive diaphragm, two earpiece and a tube joining the part. Doctor can get clues about the conditioning of your heart by listening through a स्टेथोस्कोप। तो क्या यहाँ पे बता रखे हैं, जो स्टेथोस्कोप के पार्ट होते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट होता है आपका चेस्ट पीस जो कि आपकी चेस्ट पर रखा जाता है। एंड सेकंड पार्ट होता है आपका ट्यूब जो कि ट्यूब चेस्ट पीस से और जो आपका ईयर पीस है उससे ज्वाइन होता है। और जो ईयर पीस होता है उसको जो डॉक्टर होते हैं वो अपने ईयर में लगा के रखते हैं। ठीक है, ताकि वो आपकी हार्ट बीट का साउंड एम्पलीफाई कर सके, सुन सके आराम से। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद अ मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको अपने घर में जो भी मटेरियल मिले उससे आपको एक स्टेथोस्कोप रेडी करना है। तो ये 7.2 एक्टिविटी है जिसको आप खुद पढ़ लेना और समझ लेना। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि इस एक्टिविटी में आपको एक फनल लेना है जो कि कीप होता है इस तरीके का। ठीक है, वो लेना है और उसके नीचे आपको कोई भी छोटी सी ट्यूब फिट कर लेनी है। ठीक है, आपने फिट कर ली। उसके बाद जो फनल का ऊपर का हिस्सा होगा उसके ऊपर आपको बैलून या फिर कोई भी वाइट क्लॉथ लगा लेना है उसके ऊपर। ठीक है, फिर उसको अपने चेस्ट पर रखना है और जो आपका ट्यूब का एंड साइड है उसको आपको अपने कानों में लगाना है। ओके, उसके बाद आपको बताना है कि जो आपकी हार्ट बीट है वो कितनी तेज चल रही है और एक मिनट में आप कितनी और जो आपका हार्ट है एक मिनट में कितना हार्ट बीट कर रहा है। ओके, सो नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। आपको उसको केयरफुली सुनना है। डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड? क्या आपको जैसे आप नॉर्मल सुनते हो वैसे सुनाई दे रहा है? नहीं, उससे क्या होगा, उससे आपका साउंड जो होगा वो एम्पलीफाई होगा, वो और अच्छा सुनाई देगा। ठीक है, इजीली आप समझ पाओगे कि हाँ आपका जो हार्ट है वो इस पॉइंट पे तेज धड़क रहा है। ठीक है, द साउंड इज दैट हार्ट बीट द हाउ मेनी टाइम डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट। आपको ये चेक करना है कि आपकी जो हार्ट बीट है वो एक मिनट में कितनी हो रही है। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट्स। और उसके बाद आपको रनिंग करना है 4 से 5 मिनट। उसके बाद आपको दोबारा से चेक करना है कि अब आपकी हार्ट बीट कितनी है। ठीक है, तो आपको कंपेयर करना है रिलैक्स के समय आपकी हार्ट बीट कितनी थी और भागने के बाद आपकी हार्ट बीट कितनी हो गई, ये आपको कंपेयर करना है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको ये एक्टिविटी में क्या है। ये आप एक्टिविटी प्रैक्टिकली करना, जितना आप साइंस को प्रैक्टिकली करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ये मैं हर
हर लेक्चर में, हर पार्ट में, हर एक चैप्टर में समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी, ये ध्यान रखना, साइंस में ऐसा होता है। उसके बाद record your own pulse rate and heartbeat and that your friend while resting and after running and record table 7.2। 7.2 टेबल कहाँ पर है, ये रही, ठीक है। आपको अपनी हार्ट बीट चेक करनी है और पल्स रेट चेक करना है। पल्स रेट याद है ना, ठीक है। आपको अपने स्टूडेंट का, किसी भी अपने दोस्त का नाम लिखना है और उसकी हार्ट बीट कितनी, जब वो रेस्ट कर रहा है उसकी पल्स रेट कितनी है वो लिखनी है। देन उसके बाद आप उसको भगाना भी है, 4 से 5 मिनट भगाना उसको, फिर देखना कि उसकी हार्ट बीट कितनी है और उसकी पल्स रेट कितनी है। ओके, ये आपको अपने आप फील करना है और रियल में आप इसको फील करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा और आपको समझ में आएगा कि एवरेज कितनी हार्ट बीट होती है और कितनी पल्स रेट होती है जब भी कोई भी व्यक्ति रेस्ट करता है और जब कोई भागता है तो उस समय उसकी एवरेज हार्ट बीट और एवरेज पल्स रेट कितनी होती है जब भी वो भागता है। तो इसको आप मेजर करना, ठीक है। ये मजे में मत ले लेना कि अरे भैया ये तो फालतू काम है, हम नहीं कर रहे, ऐसा मत करना कभी भी साइंस में। ओके, उसके बाद ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स इन द आर्टरी, और जो हमारा हार्ट है वो हर आर्टरी से एक पल्स जनरेट करता है एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट, और जो हमारा पल्स रेट है पर मिनट का वो हमारी हार्ट बीट को इंडिकेट करता है। ओके, समझ में आया, सारे सारे एक साथ होता है, रिदमिक होता है। उसके बाद द रिदमिक बीट्स ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो ये रिदमिक बीटिंग हो रही है, किस तरीके से हमारे हार्ट है वो क्या कर रहा है, वो बीट कर रहा है और इसी से आपका जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो पूरा होता है और वो हर एक बॉडी पार्ट तक आपका ब्लड पहुंचाता है, सब्सटेंसेस को पहुंचाता है। ओके, उसके बाद है आपका बूझो वंडर इफ स्पंजेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। वो सोच रहे हैं कि क्या स्पंजेस और हाइड्रा में भी ब्लड होता है। स्पंजेस और हाइड्रा एक सी में पाए जाते हैं, पानी में मिलते हैं, ठीक है। एनिमल्स सच एज स्पंजेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। जो स्पंजेस है और जो हाइड्रा है उसके पास कोई भी अपना सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन। जो वाटर है जहाँ पे वो रह रहे हैं तो वो वाटर ही उनके लिए फूड और ऑक्सीजन लाता है, ठीक है। एज इट एंटर देयर बॉडी, और उसके थ्रू उनकी बॉडी में वो सब एंटर हो जाते हैं। द वाटर कैरीज वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट, और उसके बाद वो वाटर ही उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकाल देता है। ओके, वाटर ही उनके लिए लाता है खाना, ऑक्सीजन, और देन वाटर ही उसके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है, हाइड्रा और स्पंजेस में। उसके बाद 10 दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक अ ब्लड। तो इसका मतलब क्या, जो भी एनिमल्स है उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, हमारा ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, क्या उनमें नहीं होता, एनिमल्स में नहीं होता। उसके बाद लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो अब पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस तरीके से बाहर निकलता है। जैसे कि हमारा CO2 था वो हमारे लंग्स के थ्रू बाहर निकलता है, उसके अलावा जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कैसे बाहर निकलते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। यानी कि अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये है आपका 7.2 एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ओके, रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो आपको याद है कि किस तरीके से हमारी एक्सहेलेशन के थ्रू जो CO2 होता है वो बाहर निकलता है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन, और आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इजेशन के थ्रू बाहर निकलता है, याद है। Let us now find out how the other waste material are removed from the body। चलो अब और भी तरीके फाइंड करते हैं कि किस तरीके से हमारे जो अदर वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारी बॉडी से किस तरीके से रिमूव होते हैं। ओके, यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। तो आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में आ कहां से रहा है और हम इसे निकाल क्यों रहे हैं। व्हेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शन, जब हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं वो
कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। दीज आर टॉक्सिक, वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, बेकार होते हैं, एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और उसको बाहर निकालने की सख्त से सख्त जरूरत होती है। अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी बॉडी को हार्म करेंगे, ठीक है, नुकसान पहुंचाएंगे। देन उसके बाद द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन, और जो ये सिस्टम होता है, जिस तरीके से हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है वो किस तरीके से हमारे सेल से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पेपर में आता भी है कि व्हाट इज एक्सक्रेशन। द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रेशन फ्रॉम द एक्सक्रेटरी सिस्टम, और जो भी एक्सक्रेशन करता है वो हमारी बॉडी का एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। ओके, तो पढ़ते हैं हम एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम लोग हैं, हमारे बॉडी में किस तरीके से एक्सक्रेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। ओके, द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जो हमारी बॉडी होती है उसमें ब्लड है, उसमें वेस्ट इकट्ठा होता है और उसको निकालने की जरूरत होती है। तो हाउ कैन दिस डन, तो ये किस तरीके से होता है? अब मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आपका जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, ठीक है। वो फिल्टर किस जगह होता है? दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज किडनीज, वो जो ब्लड है फिल्टर कहाँ पे हो रहा है? वो फिल्टर हो रहा है आपकी किडनीज में। ओके, दो किडनी होती है, आपको याद है, किडनी में ही आपको जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, जो आपका वेस्ट है वो उसमें इकट्ठा हो जाएगा, उसके थ्रू बाहर निकलेगा, और जो आपका सही है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है वो आपका आपकी अपर बॉडी में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है व्हेन द ब्लड रीचेस टू किडनीज, आपको पता होगी हमारी बॉडी में दो किडनियां होती हैं, ठीक है। तो जब भी हमारा ब्लड इन दो किडनी के अंदर जाता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो किडनी के अंदर जाकर के वो यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस को अलग अलग कर देता है, और जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी वापस ले लेती है, और जो रिमूव करने के लिए हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकलते हैं। ओके, तो यहाँ बता भी रखा है द यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्जर्व्ड बैक टू द ब्लड, द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन, ठीक है। जो हमारा वेस्ट होता है जो वाटर में डिजॉल्व होकर के बाहर निकलता है, इसको हम यूरिन बोलते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द किडनीज, किडनी के द्वारा क्या होता है? द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लेडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स, ठीक है। जो किडनी से क्या होगा, वो हमारी यूरिनरी ब्लेडर में आ जाएगा, किसके थ्रू? एक यूरेटर ट्यूब लाइक होता है, इसके थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन आ जाएगा। ओके, उसके बाद it is stored in bladder and is passed out through the urinary opening at the end of a muscular tube called urethra। 7.6, तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आपका ब्लड है वो आपका आ जाएगा किडनी के अंदर, चाहे वो यूजफुल हो चाहे वो हार्मफुल हो। जो यूजफुल होगा वो वापस चला जाएगा, ठीक है, और जो हार्मफुल होगा वो यूरेटर ट्यूब के थ्रू आपका यूरिनरी ब्लड में आ जाएगा एक यूरिन के फॉर्म में, ठीक। और यूरेटर के थ्रू वो आता है यूरिनरी ब्लेडर में, और यूरिनरी ब्लेडर से वो आपका यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ओपनिंग से बाहर निकल जाता है। ओके, और जो ये होता है ये आपका मसल से मिलके बना होता है। समझ में आ गया ये? उसके बाद क्या है ये जो बता रखा है? द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लेडर्स एंड द यूरेथ्रा आर द एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये सारे जो किडनी है, यूरेट्रा है, ब्लेडर्स हैं, यूरेथ्रा है, उसके ये सब क्या है? ये सब आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। ओके, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। जो एक एडल्ट ह्यूमन होते हैं वो नॉर्मली 1 से लेकर 1.8 लीटर यूरिन अपने पूरे दिन में बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद द यूरिन कंसिस्ट 95% ऑफ वाटर, जो यूरिन में 95% आपका वाटर होता है, 2.5% आपका यूरिया होता है, 2.5% आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना।
ओके, वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि समर डे में, गर्मियों में आपको बहुत पसीना निकलता है ना। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉइल। हमारे स्वेट के अंदर, पसीने के अंदर वाटर और सॉइल, सॉल्ट कंटेन होता है, उसके अंदर मिक्स होता है, ठीक है। सो बूजो हैज सीन दैट समटाइम इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म ऑन आर क्लोथ्स स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स। तो बूजो ने एक चीज नोटिस की, समर के दिनों में क्या होता है, जब भी वो कपड़े पहनता है तो उसके अंडर आर्म के पास क्या होते हैं, उसके क्लोथ में वाइट पैचेस बन जाते हैं, यानी कि सफेद सफेद से धब्बे बन जाते हैं। तो वो क्या होता है, दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन स्वेट। वो मार्क्स किसके होते हैं, वो सॉल्ट के होते हैं, जो कि हमारे स्वेट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। तो क्या स्वेट इसके अलावा कुछ और फंक्शन करता है। वी नो दैट द वाटर कैप्ड इन एन अर्दन पॉट मटका इज कूलर। आपको पता है कि एक अर्दन पॉट में मटका जो होता है वो हमारे लिए कूलर की तरह वर्क करता है, उससे हम वाटर पीते हैं, ठीक है। तो उसमें वो ठंडा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द वाटर इवोपरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट। जो आपके पॉट में पोर्स होते हैं उसके थ्रू क्या होगा, वाटर इवोपरेट होता है, और इवोपरेट के रीजन से ही वो उसमें जो पानी है वो ठंडा रहता है, ठीक है, विच कॉज कूलिंग। उसके बाद क्या बताया है, सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। और इसी तरीके से जो हमारी बॉडी में स्वेट निकलता है, उसी की वजह से हमारी बॉडी कूल फील करती है, ठीक है। गर्मी में आपने कभी देखा होगा कि आपको पसीना है और आप सीधा पंखे के नीचे आ गए तो आपको बहुत ही ठंडक महसूस होता है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो एनिमल बॉडी में वेस्ट होता है वो उनकी जितना भी उनकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल अवेलेबल है उन्हीं के अनुसार वो बाहर भी निकालते हैं। ओके, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्टिव सेल वेस्ट एज अमोनिया वेस्ट डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल होता है, जैसे फिश हो गया, वो क्या होते हैं, वो अपने सेल को एक्सक्रीट करते हैं, किसके फॉर्म में, एमोनिया के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, एमोनिया के फॉर्म में, जो कि डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एक्सक्रीट सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड। और जो बर्ड्स होते हैं, लिजर्ड्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, ये भी एक्सक्रीट करते हैं, मगर जो इनका एक्सक्रीट सब्सटेंस होता है वो कैसा होता है, वो होता है सेमी सॉलिड, यानी कि वो थोड़ा चिपचिपा सा होगा, ठीक है, थोड़ा हार्ड सा भी होगा और वो लिक्विड भी होगा। तो एग्जैक्टली हम ना उसको बोल सकते हैं सॉलिड और ना ही हम उसे लिक्विड बोल सकते हैं, वो उसका सेमी होता है, ठीक है, आधा बोलेंगे उसको। तो वो कैसा होता है, वो होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। द मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। और जो हमारी ह्यूमन में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो हमारा यूरिया होता है। उसके बाद यहाँ बता रखा है कि समटाइम्स अ पर्सन किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। और क्या होता है, किसी किसी समय किसी किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है, चाहे वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे वो किसी इंजरी की वजह से। तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। तो क्या होगा, आप जब उनकी किडनी फेल हो जाएगी तो जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकालता था किडनी, वो निकाल नहीं पाएगा, तो हमारे ब्लड में वापस से वेस्ट मटेरियल मिक्स होता रहेगा, जिससे क्या होगा, सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ज्यादा, क्योंकि उसके ब्लड में अब गंदा जो सब्सटेंस है वो वापस मिल रहा है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा। अनलेस देयर बॉडी इज फिल्टर पीरियडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। क्या होगा, अगर किसी भी व्यक्ति की किडनी फेल होती है तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जो कि उनकी बॉडी में फिट की जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। तो आपको पार्ट 2 समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब जो आपका थर्ड पार्ट होगा उसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स को पढ़ेंगे। तो आपका पार्ट 2 यहाँ पे खत्म होता है, और मुझे पूरी होप है कि आपको पूरा ये पार्ट 2 समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।